सर्वेभ्यो नमो नमः। तत्पुरुष समास प्रकरण में आज हम चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष समास देखेंगे। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, हमें पता है चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान और हेतु। तो हेतु इस अर्थ से या कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, उससे चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो इसके लिए सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि। चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैहि, ऐसे उसका संधि विग्रह होगा। अनुवृत्ति और अधिकार लाएंगे तो हमारी काशिका वृत्ति होगी चतुर्थ्यंतः शब्दः अर्थाय यत् तत्वाचिना सह अर्थादिभिश्च सह समस्यते। यहाँ पे जो पहला शब्द है तदर्थ, तदर्थ का अर्थ है उसके लिए। अभी उसके लिए मतलब क्या? कोई भी चीज़ और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़, यानी फाइनल प्रोडक्ट और उसके लिए इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल, पक्का माल आणि त्याच्यासाठी लागणारा कच्चा माल, ह्याला म्हणायचं तदर्थ। इसे कहना है तदर्थ। दूसरा है अर्थ। अर्थ ये शब्द है और आगे कुछ शब्दों की लिस्ट दी हुई है, बलि हित सुख और रक्षित। इन सभी शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति के लिए जो उपयुक्त शब्द है, जो चतुर्थी विभक्ति में है, उसका समास होता है। जैसे हम यहाँ पे तदर्थ का अर्थ देख सकते हैं, तदर्थ यानी उसके लिए। तो ये है रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट। कभी भी फाइनल प्रोडक्ट ये सामने पहले पूर्व पद में होगा और उसके लिए इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल है वो उत्तर पद में होगा। जैसे घट मृत्तिका, घट बनाने के लिए मृत्तिका, तो घटाय मृत्तिका, क्ले फॉर अ पॉट। घट गे मृत्तिका सु। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही से समास हुआ। यहाँ पे चतुर्थी ये शब्द प्रथमा विभक्ति में है और उससे जो शब्द इंडिकेट होता है वो है घट, और इसी वजह से हम घट की उपसर्जन संज्ञा करेंगे क्योंकि वो चतुर्थी विभक्ति में है। चतुर्थी विभक्ति का गे प्रत्यय वहाँ पे लगा है और उपसर्जनम पूर्वम से हम शुरू में लिखेंगे। तो घट मृत्तिका ये तैयार होगा। उसके आगे आने वाली जो सुविभक्ति है, माला का प्रथमा एकवचन माला, ऐसा ही होता है। वहाँ पे विभक्ति का या सुप्रत्यय का कोई काम नहीं है, तो उसका लोप करने के लिए हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतीसी अपृक्तम हल, इस सूत्र से उसका लोप करेंगे। हलंत शब्द, आबंत यानी आकारांत शब्द और गिप अंत यानी इकारांत दीर्घ इकारांत शब्द, इनके आगे आने वाला जो सु ती और सी, इन तीन प्रत्ययों में से जो रहने वाला त स होगा, इस एक व्यंजन का हम लोप करते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम मूर्ति पाषाण, कुंडल हिरण्यम, यूपदारु, ऐसे शब्द भी ऐसे समास कर सकते हैं। यहाँ पे तदर्थ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक वार्तिक दिया हुआ है कि तदर्थेन प्रकृति विकृति भावः एव गृह्यते, कि जब हम तदर्थ का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेतु होता है, तो उसमें प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। प्रकृति विकृति भाव का अर्थ है कि कोई भी चीज़ में बदल होना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें चेंज होता है। जैसे पहले मूर्ति थी, अभी उस मूर्ति, जैसे पहले पाषाण था, उसकी अभी मूर्ति बन गई। जैसे अभी मिट्टी थी, उसका अभी घटा बन गया, यानी उसके रूप में विकृति हो गई। तो ये विकृति होनी चाहिए। अगर इस्तेमाल करने वाला पदार्थ अगर वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं होता है, तो यहाँ पे उसका समास नहीं होगा। जैसे कि रंधनाय स्थाली या रंधनाय पात्रम, पकाने के लिए बर्तन या पकाने के लिए थाली,
यहाँ पे पकाने के लिए हम बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो एक जस्ट सहायता करने के लिए उपकरण है और उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, क्योंकि पात्र या थाली का रूप यहाँ पे बदलता नहीं है, जैसे कि मिट्टी और पत्थर का बदलता है। तो इस वजह से यहाँ पे समास नहीं हो सकता। तो रंधन स्थाली ऐसे समास हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति विकृति भाव नहीं है। अभी हम अर्थ इस शब्द के साथ समास करेंगे। ये अपवाद है तत्पुरुष समास के लिए। तत्पुरुष समास में परवललिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः ऐसे सूत्र हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस सूत्र से कहा गया है कि द्वंद्व समास और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का लिंग ये उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है, जैसे कि दशरथ पुत्र दशरथ पुत्री। लेकिन उसके लिए अपवाद में ये एक अपवाद है कि यहाँ पे हम उत्तर पद के लिंग से नहीं जाएंगे, तो वो जो अन्य पद या विशेष्य है, नाम है, इसके लिंग से जाएंगे। हम अर्थ शब्द से समास करके जो समासिक पद बनाते हैं वो विशेषण होता है, और हमें पता है विशेषण विशेष्य संबंध से विशेष्य यानी नाम का लिंग जो होगा वैसा ही लिंग विशेषण का होना चाहिए। इस नियम से हम विशेष्य देख के इस विशेषण का लिंग तय करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे उत्तर पद के लिंग के अनुसार ये समास नहीं होगा, तो तत्पुरुष समास के लिंग के अनुसार इसका ये अपवाद हो गया। तो यहाँ पे कहा है अर्थेन नित्य समासः विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होगा। नित्य समास यानी हम कंपलसरी समास करेंगे, विकल्प से नहीं, और विशेष्य लिंगता और उसका लिंग विशेष्य यानी नाम के लिंग के अनुसार होगा। इति वक्तव्यम ऐसे कहना चाहिए, ऐसे वार्तिक से उन्होंने स्पष्ट किया है। उदाहरण से हम देख सकते हैं द्विजार्थः सुपः, द्विजार्था कुंडलिका और द्विजार्थम पायसम। यहाँ पे कुंडलिका सुपः और पायसम ये विशेष्य नाम है, और उसके लिंग के अनुसार हमने द्विजार्थः द्विजार्था और द्विजार्थम इस तरह से उनके विशेषण का लिंग बनाया है। तो द्विजाय इति या द्विजाय अयम, द्विजाय इति या द्विजाय इमम, इयम, द्विजाय इति या द्विजाय इदम, इस तरह से हम तीनों लिंगों में उसका विग्रह कर पाएंगे। इसके लिए इति ये अव्यय का इस्तेमाल होता है, या इदम सर्वनाम के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का इस्तेमाल होता है। तो द्विज गे अर्थसु ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। हम इस अलौकिक विग्रह से समास बना सकते हैं। उसकी रूप सिद्धि बिल्कुल पहले उदाहरण की तरह होगी। भूत बलि ही, भूत के लिए बलि, तो भूत यानी प्राणी मात्रों के लिए बलि। तो यहाँ पे भी बलि ये शब्द जो है वो हमारे सूत्र के लिस्ट में है, तो ये लिस्ट में होने की वजह से हम इसका समास करेंगे भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि, भूतभ्यस बलिसु। हम एक वचन के गे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोहितम गायों के लिए हित, हम गायों का हित ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चतुर्थी में विशेष नियम होने की वजह से हम इसका षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे। तो गोहितम गायों के लिए हित, गोभ्यः हितम, गोभ्यस हित सु। गो सुखम, यहाँ पे भी उसी प्रकार से गायों का सुख ऐसे षष्ठी तत्पुरुष समास ना करते हुए यहाँ पे विशेष नियम की वजह से चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे। तो गोभ्यः सुखम, गोभ्यस सुखसु। क्योंकि ये सारे शब्द हमें चतुर्थी के समास में स्पेशली दिए हुए हैं, तो हम इसी वजह से विशेष नियम से हम उनका चतुर्थी समास कर रहे हैं, षष्ठी नहीं। गो रक्षित, गायों के लिए रक्षित किया हुआ कोई भी जगह, कोई भी क्षेत्र, तो गो रक्षित, गोभ्यः रक्षित, गोभ्यस रक्षित सु। कोई भी एक खेत होगा, कोई ग्रासलैंड होगा जो गायों के लिए रक्षित किया हुआ है, उसे हम कहेंगे गो रक्षित। तो इस तरह से हमने चतुर्थी तत्पुरुष समास देखा।
अभी हम पंचमी तत्पुरुष समास देखेंगे। पंचमी तत्पुरुष समास हमें 3 प्रकार से मिलता है। एक तो सेपरेशन, किसी भी चीज़ के अलग विलग होने में पंचमी तत्पुरुष समास होता है, अपादान इस अर्थ से। दूसरा भीति, इस अर्थ से जिस चीज़ से हमें भीति लगती है, भय होता है, उसका भी पंचमी तत्पुरुष होता है। और जिस चीज़ से हमें रक्षण करना है उसका भी पंचमी तत्पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पे सूत्र में सिर्फ पंचमी भये न, यानी इन तीनों कैटेगरी में से अपादान, भीति और रक्षण, इन 3 कैटेगरी में से सिर्फ एक ही कैटेगरी है। तो बाकी के 2 कैटेगरी के लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? कोई अलग सूत्र है क्या? नहीं, उनके लिए भी इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। सिर्फ हमें यहाँ पे योग विभाग की कल्पना लानी है। हम अंत में योग विभाग क्या है ये कल्पना भी देखेंगे। तो अनुवृत्ति लाई हमने और हमारी काशिका वृत्ति तैयार हुई। पंचमी अंत शब्दाः भयवाची शब्देन सह वा समस्यते, यानी पंचमी विभक्ति के जो शब्द है भयवाची, भीतिवाची जो शब्द है, जैसे कि भयम, भीति, भीहि, उससे हम समास कर सकते हैं। जिससे हमें भीति है उस व्यक्ति का या उस वस्तु का नाम हमें पंचमी विभक्ति में रखना है। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम से इस तरह अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सर्प भयम, सर्प से भीति, सर्पापासून भय, फियर फ्रॉम स्नेक। तो पंचमी विभक्ति का ये जो फ्रॉम प्रेपोजिशन है ये यहाँ पर भी आ रहा है। सर्पाद भयम, सर्पंगसी भयसु, पंचमी भयन से समास करेंगे। यहाँ पे पंचमी शब्द प्रथमा विभक्ति में है और उससे इंडिकेट होने वाला शब्द है सर्प, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जनम से पूर्वम से उसे शुरू में लिखा और प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय लगा के नपुंसकलिंग में सर्प भयम ऐसे हमने समास किया। तो अभी भयम, उसी तरह से भीति शब्द के लिए व्याघ्र भीति ही, चोर भयम, मृकभीहि, भयभीतः, ऐसे समास हम कर सकते हैं। ये तो हो गया भीति के लिए। अभी और 2 कैटेगरी है, रक्षण और अपादान, सेपरेशन। तो उनके लिए हम योग विभाग की कल्पना करेंगे। योग विभागीय कल्पना क्या है? योग विभागीय कल्पना सारे समास प्रत्ययों के लिए लगती है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे सूत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे हमें सूत्र में किसी शब्द की कमी महसूस हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ भय शब्द है, रक्षण और अपादान शब्द नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पंचमी भयेन, इस सूत्र में से सिर्फ पंचमी, ये हमारे काम का जो शब्द है वही लेंगे और उससे समास कर देंगे। सूत्र लिखते वक्त हम पंचमी भयेन ये पूरा सूत्र लिखेंगे, लेकिन हमें उसमें से भय शब्द नहीं चाहिए, हमें रक्षण और अपादानी अर्थ चाहिए। तो हम उसके लिए सिर्फ पंचमी शब्द लेंगे और पंचमी शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास होगा, ऐसे मानकर हम पंचमी का अपादान और रक्षण या फिर किसी भी समर्थ शब्द के साथ जिसके साथ समास हो सकता है हम समास करेंगे। तो इस कल्पना को महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया है। ये योग विभाग की कल्पना हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ तत्पुरुष समास के लिए नहीं, तो हम सारे समासों के लिए ये योग विभाग की कल्पना कर सकते हैं। योग विभाग की कल्पना तभी होती है जहाँ पे सूत्र में किसी शब्द की कमी है, लेकिन वो समास हमें उस सूत्र से करना है, तो हम उसके लिए उस सूत्र में से हमारे काम का जितना शब्द है उसी के साथ समास कर देते हैं, उसे योग विभाग कहते हैं। तो इस तरह से हमने चतुर्थी और पंचमी तत्पुरुष समास देखा। धन्यवाद।